अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ और मैं हूं हमजा यासीन। नाज़रीन, 11वीं जमात का सेकंड एनुअल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। 36% लोग कामयाब हुए, यानी कि 28,000 कुछ लोग अपीयर हुए थे, जिनमें से 10,688 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए, बाकी फ़ेल हो गए। टोटल जो तनासब बनता है वो 36% और कुछ बनता है। एक बात यहाँ से मेरे जहन में आई। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिला, जानने वाला था। वो डंकी लगा कर गया हुआ था, दूसरे मुल्क जाने की कोशिश कर रहा था। डंकी के बारे में आपने सुना होगा कि जो लोग बायर या वीज़ा के थ्रू नहीं जा सकते, वो मुकामी एजेंट होते हैं कुछ, या गैर मुकामी एजेंट होते हैं जो उनको ज़मीनी रास्ते से छुप छुपा के गैर कानूनी तौर पे दूसरे ममालिक में पहुंचाते हैं। वो मुझसे मिला। उसने डंकी लगाई थी लेकिन कामयाब नहीं हो सका, वापस आ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या बना, क्या हाल थे, क्या अहवाल थे। उसने मुझे बताया कि बड़ी मार पड़ती है, जान जाने के ख़तरात होते हैं। मैंने डंकी लगाने की वजह पूछी तो कहने लगा कि मैं 12वीं जमात में फ़ेल हुआ तो घर वालों ने कहा कि आगे नहीं पढ़ना, कोई काम करो, तुम पढ़ ही नहीं सकते। काम कोई था नहीं, मुलाजमत कहीं मिल नहीं रही थी और मजदूरी होती नहीं थी। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं डंकी लगा लेता हूँ। पैसे थे नहीं कि मैं टिकट करवा के बाहर कहीं चला जाऊँ, तो ये डंकी लगाने का फ़ैसला हुआ। रिज़ल्ट देखकर मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये जो 36% लोग पास हुए हैं और दूसरे जो 64% लोग फ़ेल हो गए हैं, वो जो 64% लोग फ़ेल हुए हैं उनका क्या बनता होगा। या तो वो दोबारा इम्तहानात देते होंगे, उनमें से कुछ वो भी होंगे जो निकल जाते होंगे, भाग जाते होंगे, इम्तहान नहीं देते होंगे। इस तरह फिर थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि जो एनुअल रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर का अनाउंस हुआ था उसमें क्या कामयाबी हासिल की थी पंजाब बोर्ड ने। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लाहौर में जो लाहौर बोर्ड है वहाँ पे 41.24% लोग कामयाब हुए, जो 11वीं जमात का ये 2022 का सालाना रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ। फैसलाबाद में 45.87% लोग कामयाब हुए, रावलपिंडी में 32.78%, गुजरांवाला में 38.48% लोग, भावलपुर में 41, DG खान में 48, और कुल मिला के जो ये स्टैटिस्टिक्स बन रहे हैं ओवरऑल पंजाब बोर्ड में सिर्फ 55% लोग कामयाब हुए। बाकी यूँ समझ ले कि 45% लोग नाकाम हुए। अब उन 45% लोगों का क्या बनता है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वो कहाँ जाते हैं। वो 45% तलबा जो हैं या तो रिपीट करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, एक साल ज़ाया करेंगे। दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे तलबा होते हैं जो फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कहीं मजदूरी ढूंढते हैं, फैक्ट्रियों में काम ढूंढते हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स में पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा लोग भरे पड़े हैं, वहाँ पे उनको जॉब मिल ही नहीं सकती। अफरात ज़र पहले बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये जो सवाल उठता है कि ये लोग कहाँ जाते हैं, इनका क्या बनता होगा। ये लोग मजमूई तौर पे फिर मुआशरे के लिए बोझ बनते हैं। हमारा मुआशरा पहले ही लदा हुआ है बोझ से, यानी कि मैन पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता। बेरोज़गारी इतनी है कि हर चौथा या पांचवा जो फ़र्द है वो बेरोज़गार बैठा हुआ। हमारा जो निज़ाम तालीम है, जिसने तकरीबन तमाम दूसरे निज़ाम को कंट्रोल करना होता है, तालीम ही तो एक निज़ाम है जो यूँ समझ लीजिए कि शऊर देता है, आगही देता है, आपको हुनर सिखाता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करता है, आपको एक कारआमद इंसान बनाता है। जब तालीमी निज़ाम और उसका स्ट्रक्चर ख़ुद इस तरह इतना ज़्यादा डैमेज है तो फिर मुआशरे का क्या बनेगा। कारआमद लोग कहाँ से पैदा होंगे, मुआशरा ठीक कैसे होगा, हमारी सियासत कैसे बेहतर हो सकती है, हालात कैसे चेंज होंगे। क्योंकि जिस चीज़ ने यूँ समझ लें कि एक फैक्ट्री है, तालीम एक फैक्ट्री है जिसने अच्छी और बेहतरीन चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, वो फैक्ट्री खुद ही इस्टेब्लिश नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे खला मौजूद हैं, वो अच्छी चीज़ें कैसे इस्टेब्लिश करेगी। और जब तालीमी निज़ाम अच्छा इंसान और कारआमद आदमी पैदा नहीं कर रहा तो यूँ समझ लीजिए बाकी के निज़ाम का क्या बनता होगा, वो निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है। यहाँ पे सवाल ये ज़हन में आता है कि गुजरांवाला बोर्ड क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है। तालीम को लेके हम बतौर कौम कितना सीरियस हैं, कितना बजट हम तालीम पे इन्वेस्ट करते हैं। और ये सवाल एक ये भी पैदा होता है कि स्टूडेंट तालीम से भागते क्यों हैं। यहाँ पे एक ये बात भी की जाती है कि मोबाइल एडिक्शन से बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं,
और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में लगे रहते, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते। एक फैक्टर ये भी है कि कोरोना ने बहुत ज़्यादा डिफेक्ट किया, बच्चे बगैर इम्तहानात के पास हुए, जो नहीं पढ़ने वाले थे उनको और सहूलत मिल गई। एक फैक्टर ये भी है कि ये जो पर्चे चेक होते हैं, ये चेक कैसे होते हैं, ये भी एक मेथडोलॉजी है जो आपको यकीनन समझ आती होगी किस तरह चेक होते हैं। इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। एक मेथडोलॉजी ये भी है कि जो मटेरियल किताबों में हमें पढ़ाया जा रहा है वो कितना क्वालिटेटिव है। मुझे यूँ लगता है, मेरी एक टीचर से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने फ़र्स्ट हाफ में सारा सिलेबस कवर कर लिया, यानी कि साल को 3 हाफ्स में वो डिवाइड करते हैं, फ़र्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और थर्ड हाफ, उसके बाद फिर सालाना पेपर होते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमने फ़र्स्ट हाफ में सारा सिलेबस कवर कर लिया, हमने पढ़ा दिया हुआ है बच्चों को। तो मेरे जहन में ये बात आई कि ये एक बोझ नहीं है। जो काम आपने 3 मराहल में करना था वो काम आपने 1 मरहले में किया। ये नहीं सोचा जा रहा कि इसकी क्वालिटी पे कितना फोकस किया जाएगा, बल्कि क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है। एक हाफ में सारा पढ़ा दिया गया। बच्चे तालीम से भाग जाते हैं, कुछ बच्चे मजबूरियों से भाग जाते हैं, फाइनेंशियल रीज़न से भाग जाते हैं, बहुत सारी और वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते। सवाल ये पैदा होता है, नाकाम होने वाले लोगों का क्या बनता है? वो कहाँ जाते हैं? वो फिर डंकी लगाते हैं, दूसरे ममालिक का रुख करते हैं, माशरे के लिए बेकार शहरी बनते हैं, कारामद तो हो नहीं सकते, शऊर उन्हें तालीम दे नहीं रही, नई सोच उनमें पैदा हो नहीं रही, क्रिएटिविटी उनको कहीं से मिल नहीं रही, तो फिर वो क्या करते हैं? मुआशरे का नुकसान करते हैं। हमने अपने मुआशरे पे बोझ खुद ही डाला, तालीमी स्ट्रक्चर को, तालीमी निज़ाम को तबाह करके। और उसकी ये ज़िंदा मिसाल हमारे सामने पड़ी हुई है। और ये स्टैटिस्टिक्स जो हमारे सामने रोज़ाना आ रहे हैं कि 36% कामयाब हुए या ओवरऑल 55% कामयाब हुए, तो ये एक सवालिया निशान है। इस बात पे सोचना ज़रूरी है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, जो लोग तालीम से भागते हैं उनके लिए क्या प्लान तैयार किया जा सकता है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।